तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो योची था उसके सामने 3 मेंबर्स आकर खड़े थे, जिन्हें देखने के साथ वह उन पर फाइट करने के लिए तैयार था। बट उनका जो वहाँ पर बॉस आया था वह उसके सामने झुकते हुए वहाँ पर कहता है कि यंग मास्टर, हम आपके सोविनेट्स हैं, मतलब कि आपके रखवाले हैं, बॉडीगार्ड्स हैं। और वह यहाँ बताता है कि हम डायरेक्टर यामादा के पर्सनल सिक्योरिटी वाले हैं, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन पर प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर वो प्रेजेंट किए हैं खुद को, मतलब आपके सामने खुद को लेकर आए हैं। तो हम देखते हैं इन सभी सिचुएशनों को देखकर वे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और उस लंबे बाल वाले बंदे को भी वहाँ पर ज़बरदस्ती उसे झुका दिया होता है। और इन सभी सिचुएशनों को देखकर वह कह रहा होता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। और हम देखते हैं जिस बंदे ने उस लंबे बाल वाले बंदे को झुकाया होता है ज़बरदस्ती, तो उसे करते हुए देख ये बंदा कह रहा होता है, आखिरकार क्या बकवास है, क्या तुम मुझसे थप्पड़ खाना चाहते हो, तुम आखिरकार इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो हम देखते हैं उसके साथी जो होता है वो कहता है, चुपचाप यहाँ पर अपने सर को झुकाओ, यहाँ अभी बातचीत के बीच में है डायरेक्टर, और वो जो है वो फोर्थ डायरेक्टर है उस कंपनी का। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सुनिए कहता है कि आखिरकार क्या बदतमीजी है, मुझे इस जैसे बदतमीज बच्चे के सामने इस तरीके से झुकना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो यहाँ पर फोर्थ डायरेक्टर होते हैं और उसके सामने योचिकारा होता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। तो हम देखते हैं वो बंदा बताता है कि मेरा नाम यूशेन सातो है और मैं यहाँ पर न्यू वॉन ग्रुप का, मतलब कि इशिकाई गैंग का फोर्थ डायरेक्टर हूँ। और हम देखते हैं ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर योची काफ़ी हैरान हो रहा होता है और वे लोग इसे यंग मास्टर कहकर बुला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हम आपके साथ हैं। तो यह सुनकर यहाँ पर योची सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा होता है कि उसी गैंग के मेंबर्स मारना भी चाहते हैं, उसी गैंग के मेंबर्स बचाना भी चाहते हैं। तो योची कहता है, क्या इशिकाई गैंग के भीतर कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और कुछ लोग मुझे बचाना? तो आखिरकार क्यों, ये सब कुछ क्या चल रहा है, आप मेरे साथ क्यों हैं, आप मेरा साथ क्यों दे रहे हैं, मुझे जवाब दें। ये सुनकर यह बंदा सीरियस होते हुए कहता है, क्योंकि यह सारी बातें, यह चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो आपको इसके बारे में मैं शुरू से बताता हूँ। 10 साल पहले जिस वक्त आप 5 साल के थे, उस समय हमारे इस एक गैंग को, जो कि इसे वन ग्रुप जो है बनाया जा रहा था, छोटे मोटे जितने गैंग थे उन सभी को एक गैंग में यूनिट किया जा रहा था, एक साथ मिलाया जा रहा था। तो उस यूनिफिकेशन में, उस ग्रेट सम्मेलन में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी। और जब यह सब कुछ खत्म होने वाला था, उसी समय टोक्यो के उस अंतिम फाइट में, उस अंतिम लड़ाई के खिलाफ में आपके जो फादर थे वह वहाँ पर मारे गए, उस बॉर्डर लाइन एरिया पर लड़ते हुए बाकी अदर गैंग के मेंबर्स से उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अंततः उनके मरने के बावजूद भी वह ग्रुप छूटा और वे लोग, जब वे आपके फादर मारे गए उसके बाद उनके व्हील्स, जितने भी बड़े बड़े रिच फैमिली के लोग होते हैं, अपनी इच्छाओं को लिख कर जाते हैं, अपनी संपत्ति को कि किसे सौंपेंगे, ये सब कुछ वह लिख कर गए थे। और जब वह व्हील्स के रूल्स पढ़े गए तो सभी लोग हैरान थे। सबसे पहले इसमें बताया गया कि पहला विल है उनका कि मेरी मृत्यु के बावजूद भी यह ग्रुप चलना चाहिए और एकजुट होकर चलना चाहिए और अलग अलग इसके छोटे मोटे गैंग ना हो, ताकि वे बड़े स्टेट के बाद, चाहे दूसरे वहाँ जापान में होंगे ना, एक स्टेट से दूसरा स्टेट या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री से फाइट करना हो, उनकी गैंग्स के हो, उन सभी मामलों को सुलझाने में ऐसा ईजी तौर पर हो। अगर एक स्टेट में छोटे मोटे गैंग हो तो बाहरी वाले कब्जा कर लेते हैं। इसलिए उसके फादर ने इन सभी को एकजुट किया था। और उसमें एक और व्हील जुड़ा हुआ था। दूसरा जो व्हील था उसके बारे में हम सभी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं उनका कोई परिवार भी है। उन्होंने लिखा था, मेरी सारी संपत्ति मेरे बच्चे और मेरी बीवी को मिलनी चाहिए। और यह सब कुछ बातें जब पता चली तो सभी लोग हैरान थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि जिसने ये सब कुछ सुना वह चेयरमैन था, जिसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि आपका, मतलब आपके फादर जो उस वक्त के चेयरमैन थे, मेन बॉस थे, उनका कोई बेटा भी होगा। अभी जो चेयरमैन है, यह व्हील उनके हाथों में लगी, जिसकी वजह से वह हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए, क्योंकि वे थे जो कि यहाँ पर इशिकाई गैंग के अगले उत्तराधिकारी, अगले हेड बॉस बनना चाहते थे। और आपके फादर के व्हील्स को पढ़ने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि उन्होंने यह सब कुछ बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो आपके फादर का कोई परिवार भी होगा और वह उनका जो व्हील होगा वह इस तरीके से होगा। और क्योंकि ये सारी सिचुएशन इस तरीके से हुई, जिसकी वजह से उस बंदे ने, जो कि सेकेंड डायरेक्टर है उनके फादर के बाद इस सभी फाउंडेशन को संभालने वाले, उनका नाम है मिकाडो, जो कि आपको और आपके मदर को मारना चाहते थे ताकि सारी संपत्ति, सारे व्हील्स का सारा उत्तराधिकारी वही बने। सबसे पहले वह जो व्हील का कागज़ है वह उन्हीं के हाथों में लगा था और यह दूसरे मेंबर्स को नहीं मिला। और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि आप लोगों को ख़त्म करके सारी चीज़ों को दफनाया जा सके। लेकिन ये सारी बातें दबी नहीं। और इस सभी झगड़े के बीच में, जब आपके फादर तो मौजूद नहीं थे, उस समय मर चुके थे, तो उस बंदे ने यहाँ पर न्यू वन ग्रुप का सारा कमांड संभाल लिया, इशिकाई गैंग का। और
उसके पास कई सारे नए-नए मेंबर्स भी थे जो उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे और वह उनको कंट्रोल करता था। तो उसने अपने बंदों की मदद से उनके फ़ादर के भी तो कुछ वफ़ादार मेंबर थे और इसके भी कुछ नए-नए ग्रुप में इसके द्वारा लाए हुए बंदे थे। तो उनका इस्तेमाल करके उन्होंने ने आपकी मदर का जान ले लिया ताकि वो संपत्ति उन्हें ना मिल सके। यह सब कुछ सुनकर यहाँ पर योची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और वह क यहाँ पर आवाज़ आ ही रही होती है और उसके बाद से ही वह लोग आपको मारने के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं सब कुछ सुनकर योची कहता है कि मिकादो, उसने मेरी मदर को मारा। और हम देखते तभी यहाँ पर वह अपने हैंकी को देते हुए इसे कह रहा होता है कि यंग मास्टर ज़्यादा हिले-डुले नहीं, नहीं तो आपके जो ज़ख्म लगे हुए हैं, वो वापस से वो ओपन हो जाएँगे और खून बहने लगेगा। इसके सर पे मतलब लगा है चोट और वह कह रहा होता है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन आपको अभी शांत रहने की आवश्यकता है। ये सुनकर यहाँ पर योची कहता है क्यों? उन्होंने मुझे आखिरकार अभी तक क्यों जीवित रहने दिया है? अगर ऐसी था तो उसने मेरी माँ को मारने के साथ उसी दिन मुझे ही क्यों नहीं मार डाला? उसी दिन मुझे भी मार देना चाहिए था। मैं तो उस वक़्त छोटा-सा बच्चा था। उन्हें मेरे को मारने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। यह सुनकर यहाँ फोर्थ डायरेक्टर कहता है कि बात ये नहीं है कि उन्होंने आपको ज़िंदा रहना दिया, बल्कि बात वो है कि वे लोग आपको मार नहीं पाए। क्योंकि इतने समय से जो थर्ड डायरेक्टर है, वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। नहीं तो जिस दिन आपके मदर डेथ की थी, जिस दिन उनका कब्र वहाँ पर मतलब कि फ्यूनरल चल रहा था, उसी दिन आपको भी उसी कब्र में दफनाने का प्रोग्राम पूरी तरह से सेट कर दिया गया था। यदि उस समय डायरेक्टर यामाडा वहाँ पर नहीं पहुँचते और उन सभी बंदों को नहीं रोकते, तो आप उसी दिन मारे गए होते और हमें उन सभी सीन्स को भी दिखाया जाता है, जब यामाडा वहाँ पर पहुँचा था और उस जो फ्यूनरल वाला एरिया है, उसके बाहर का सीन, जहाँ कई सारे बंदे मरे पड़े हुए थे और इतने समय से जो डायरेक्टर यामाडा है, वही आपकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से वे लोग आपको बिल्कुल भी छू नहीं पा रहे थे। वही सारी समस्याओं को वही अकेले इतने समय से सुलझा रहे थे और झेल रहे थे। बस हमें उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा हुआ था। जब कभी भी इस तरीके के सिचुएशन आए, तो हमें वहाँ पर अपीयर होना है और इन सभी चीज़ों को याद कर रहा होता है योची, जहाँ पर उसके अंकल ने कहा था कि अब से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा और अभी रेस्टोरेंट में फाइटिंग के दौरान यही सभी चीज़ें हुई और वह कह रहा होता है कि आखिरकार क्यों? वह हमेशा से ये सभी चीज़ें अकेले क्यों सहते आ रहे थे? उन्होंने मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में कभी क्यों कुछ नहीं बताया? और हम देखते हैं यहाँ पर यूची काफ़ी परेशान लग रहा होता है और कहता है कि अंकल आखिरकार अब कहाँ पे है? तो वो बंदा कहता है कि हमें नहीं पता, हमारा उनसे कॉन्टैक्ट जो है वह टूट चुका है। यह सुनकर ये काफ़ी देर तक बेहोश था ना, उसके बाद जगा है। तो हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि तो फिर जाओ और जाकर उन्हें ढूँढो, यहाँ पर तुम लोगों को मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें जाकर ढूँढना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर रुकने को कहा है, इसलिए इस चीज़ की आप चिंता बिल्कुल भी मत करें। हम देखते हैं पीछे वो जो 2 बंदे होते हैं, उनमें से लंबे बाल वाला हँस कर कह रहा होता है, ओहो! देखो तो इसे उनकी चिंता हो रही है। क्या मज़ाक है! क्या उन्हें उसके पावर्स के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है? और हम देखते हैं यहाँ पर योची काफ़ी हैरान हो रहा होता है और वहाँ डायरेक्टर जो होता है, फोर्थ डायरेक्टर वो कहता है कि आप निश्चिंत रहें क्योंकि जो थर्ड डायरेक्टर है, कोई ऐसे नॉर्मल पर्सन नहीं है जो इतनी आसानी से मारा जा सके। अगर उन्होंने ऐसा किया है और हमें यहाँ पर रुकने को कहा है और खुद आपके पीछे प्रोटेक्ट मतलब करने के लिए कहा है और वो कहें कि खुद को वो प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है हमें उसमें पड़ने की। वह निश्चित तौर पर सुरक्षित रहेंगे, हमें उन पर विश्वास करना होगा। ये सुनकर वो कहता है अंकल कि आप पर विश्वास कर सकते हैं और हम देखते हैं उन सभी सिचुएशनों को याद कर रहा था जहाँ अंकल ने कहा था कि मैं नहीं मरूँगा, मैं कसम खाता हूँ, एक वादा है मेरा, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हुए कहता है याद करते हुए सभी पलों को कि वह उन्होंने वादा किया है और उन्होंने आज तक कभी भी अपने वादों को नहीं तोड़ा है। तो उन्होंने जो कुछ भी वादा किया था उस दिन कि वह मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, वह अभी तक निभाते हुए आ रहे हैं। वो अपने वादे को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, आपको वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित वापस आना होगा। और इन सभी सिचुएशनों को याद करते हुए बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ होता है और उसके मन में कई सारी बातें चल रही होती हैं। और वह कहता है और अब मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए? और हम देखते हो पीछे बंदा जो डायरेक्टर होता है, फोर डायरेक्टर वो कहता है, "तो कृपया आप हमारे साथ चलिए।" हम देखते हैं योची की आँखों को जो कि रेड होते हैं और ये गुस्से में होता है और वो सामने की ओर देखते हुए कहता है कि, "आप कह रहे हैं कि अब से आप मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, है ना?" तो वो कहता है कि, "हाँ, अब से हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे।" योची कहता है, "अगर ऐसा है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।" और हम देखते हैं वह वहीं पर खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए इसके बाप का खून जग रहा होता है, अवेक हो रहा होता है। ये कहता है कि मैं हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ पर छिपकर बिल्कुल रह सकता हूँ। और वह अपने मन में कर रहा होता है, भले ही अंकल सुरक्षित वापस आ जाएँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी को यहाँ पर हमेशा टारगेट किया जाएगा, हमेशा मुझे मारने की कोशिश की जाएगी। यह बात नहीं बदली जा सकती है। और वह उस विलेन का मतलब कि इमेजिन करते हुए कह रहा होता है, उसका नाम कह रहा होता है कि मिकाडो, कमीने। और वह अपने हैंकी को कस के दबा रहा होता है गुस्से में और वह कहता है कि मैं अब यहाँ से फाइट करूँगा, वो भी अकेले। वो कमीना मिकाडो, मैं उसे ख़त्म करूँगा जिसने मेरी माँ को किल किया, मेरी माँ को मार डाला, जिसने मेरे यहाँ पर ज़िंदगी को छीनने की कोशिश की, मेरी एक अच्छी ज़िंदगी को बर्बाद की। मैं उन सभी को, उन सभी के हाथों को काट डालूँगा, उन सभी को मार डालूँगा। वे लोग बिल्कुल भी यहाँ पर ज़िंदा नहीं रहेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर फोर डायरेक्टर कहता है, "यह ऐसी लड़ाई नहीं है जो इतनी आसानी तरीके से जीती जा सके।
आपको यहाँ पर सही समय का इंतज़ार करना होगा और साथ में आगे बढ़ना होगा और खुद को पावरफुल बनाना होगा। नहीं तो आप बिना मतलब के ही मारे जाएँगे। मेरी बात पर भरोसा करें। यह सुनकर यहाँ पर यूची पलटकर उसकी ओर देखते हुए कहता है कि क्या यही यहाँ पर नियति नहीं है कि या तो मारो या तो मरो? तो फिर आखिरकार मैं अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे यहाँ पर ट्रेन कर सकते हो ताकि मैं उन्हें ख़त्म कर सकूँ? यह सुनकर यह डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर यह स्माइल करता है और फिर इससे कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि आप में अभी तक कोई भी टैलेंट नहीं है फाइटिंग की। और वो कहता है कि आपको यहाँ पर अपनी भी प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं अपने मन में कहा था हाँ यार, मुझे मालूम ये चीज़ है कि मैं अभी पावरफुल नहीं हूँ, ये चीज़ें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहता है लेकिन एक तरीका है जिससे आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और अपने फादर की विरासत को वापस पा सकते हैं। एक ऐसी टेक्निक जिसके बदौलत आप सभी चीज़ों को वापस से हासिल कर सकते हैं। यह सुनकर योची कहता है क्या है? मुझे बताओ वो सारी चीज़ें। और तब हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 साल बाद टोक्यो में, वो भी शिंजूकू एक टाउन है जहाँ पर कुछ बंदे एक बूढ़े को मार रहे होते हैं। और एक टकला मारते हुए कह रहा होता है, "ओए बुड्ढे आदमी, तुम हमें यहाँ पर कब तक इंतज़ार करवाने वाले हो? अगर अपने उधार लिए हुए पैसे तुम वापस नहीं करोगे, अपने रकम को नहीं चुकाओगे, तो हम तुम्हारी यहाँ पर मार-मार के हड्डियाँ तोड़ देंगे।" ये सुन वह बुड्ढा कहता है कि, "आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझसे यहाँ पर दोगुनी रकम माँग रहे हो जितनी मैंने ली थी। मैं इतना बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा रकम मैं नहीं चुका सकता हूँ।" हम देखते हैं सुनने के साथ ही वह बंदा लगातार धम-धम करके उस बुड्ढे के फेस पर अपने पंचेज़ को बरसाने लगता है और कहता है कि, "मुझे ये सभी बकवासें नहीं सुननी हैं। नॉर्मल सी बात है, तुम यहाँ पर उधार पैसा लोगे तो ब्याज लगेगा ही और ब्याज तुम सही समय पर नहीं चुकाओगे तो वह दुगुनी होगी ही। क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये सारी बातें? अब मुझे यहाँ पर गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो तुम?" हम देखते हैं उस बुड्ढे को मार खाते हुए देख बाकी बंदे जो होते हैं वो भी गुस्से हो रहे होते हैं। आखिरकार ये कितने बदतमीज़ और बदमाश हैं। दूसरा कह रहा था वही चुप रहो, आखिरकार इन लोगों ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये न्यूऑन ग्रुप के हैं। क्या तो वो कहता है कि आखिरकार इन कमीनों का सरकार क्यों कुछ नहीं करती है? इन्हें इतनी छूट क्यों दे रखी है? तो हम देखते हैं उस टकले के साथ जो गार्ड आया होता है वो कर रहा होता है, इनकी ये बातों को सुन रहा होता है खुस-फुस ध्यान से और फिर ये लोग अभी भी कह रहे होते हैं, जापान का तो यहाँ पर इन लोगों ने सत्यानाश कर रखा है। तभी हम देखते हैं जो इतना बकवास कर रहा था उस बंदे के सामने ये हट्टा-कट्टा बंदा आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या फुसफुसा रहे हो? क्या तुम यहाँ पर कह रहे हो जापान को बर्बाद करने के पीछे हम हैं और ये सब कुछ हमारी गलती है? और वह ऐसे घूरते हुए कहता है कि इस दुनिया में पहले से ही भ्रष्टाचार, करप्शन फैली हुई है। और यहाँ पर क्या तुम सर्वाइवल ऑफ द फिस्ट के बारे में नहीं जानते हो? यहाँ पर सर्वाइव वही करता है जिसके पास पावर होती है। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ें पसंद नहीं आ रहे हैं तो तुम यहाँ पर मतलब कि मुक्के मारकर इन सभी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पावर है तो। हम देखते हैं इन सभी चीज़ों को सुनकर वह घबरा जाता है, वह बंदा जो इतना बोल रहा था काँपने लगता है और वह कहता है कि ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं वहाँ पर आवाज़ आती है, ओह! ऐसा नहीं है तो क्या है? स्वाभाविक सी बात है, तुम्हारे जैसे कमज़ोर कीड़े यहाँ पर सिर्फ़ शिकायत करना जानते हैं पीठ पीछे और सामने से लड़ना बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा फ़िश चला रहा होता है और ये टकला का ध्यान उसी ओर जाता है क्योंकि यहाँ पर इस टकले ने देख लिया होता है, उसके उस हट्टे-कट्टे बंदे को यहाँ पर एक ही बार में ढेर कर दिया गया होता है और वहाँ पर आवाज़ आती है, "वो आदमी कौन है? आखिरकार उसने उसे एक बार में बेहोश कैसे कर दिया?" और टकला भी उसकी ओर बढ़ता है तेज़ी के साथ और कहता है कि, "तुम आखिरकार ये सब कुछ क्या कर रहे हो?" और यहाँ पर आवाज़ आती है, "तुम छोटे कमीने, लिटिल बास्टर्ड" और वो टकला ये कहकर वहाँ पर उसे मारने वाला होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये योची होता है, जो कि यहाँ पर उस टकले के हैंड अटैक को साइड करते हुए सीधे उसके ठुड्डी पर एक ज़ोरदार हिट मारता है, जिसकी वजह से इसके मुँह पर बने जो दाँत होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। उसके बाद एक ज़ोरदार किक मारता है और हम देखते हैं उस जोरदार किक के साथ इसके होंठ की नथुनियाँ कहूँ या फिर जो कहूँ रिंग हो, वह यहाँ पर इसके मुँह से अलग हो जाता है। इसे ऐसा मार खाते हुए देख वह बंदे भी हैरान हो रहे होते हैं जो वहाँ भीड़ में खड़े थे। और वे कहने लगते हैं, "ये क्या है? और यहाँ पर ये क्या? ये तो हाई स्कूल का बच्चा है ना? या तो निओन गैंग के मेंबर को यहाँ पर एक ही वार में ढेर कर दिया है। आखिरकार कैसे?" दूसरा बंदा कहता है, "क्या तुम उसके ड्रेस को नहीं देख रहे हो?" तो वो कहता है, "हाँ, यह तो इशिकाई स्कूल का ड्रेस कोड है। इशिकाई का अपना एक स्कूल भी है, जो वो लोग चलाते हैं।" और वो लोग कह रहे होते हैं, "ये यूनिफ़ॉर्म निओन के उस ब्रीडिंग ग्राउंड का है। जो वो स्कूल है उसका वहाँ पर निओन ग्रुप के नए-नए मेंबर्स आते हैं, बनते हैं। वह इस स्कूल से ही निकलते हैं वे गैंग्स, वह उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। ये इसी इकाई के इसी इन हाई स्कूल का ड्रेस है जो इस बच्चे ने पहन रखा है। टोक्यो में एक ऐसा हाई स्कूल जिसे नियोन ग्रुप द्वारा चलाया जाता है और यह एक ऐसा संस्था है जिसे सिंडिकेट और ताकत के तौर पर देखा जाता है। एक एकता का बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया है, एक बड़ा-सा ग्रुप बिल्ड करने के लिए और ये सभी चीज़ें 2 साल पहले यहाँ पर डायरेक्टर इसे बता रहे होते हैं। और वे कह रहे होते हैं कि अधिकांश जितने भी सक्सेसर हैं, वो सभी लोग वहीं पर जाते हैं और अपने उस इशिकाई गैंग का
जो भी मामला है उन सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए और वहाँ पर अपनी ताकत को हासिल करने के लिए और अपने वहाँ से हाई स्कूल ग्रेजुएट होकर निकलने के बाद उस गैंग में अपनी पोजीशन पाने के लिए वहाँ पर कम्पीट करते हैं और आपको उसी स्कूल में जाना होगा और अपने आप को ग्रो करना होगा। यह सुनकर यूची कहता है, क्या तुम मुझे यह कहना चाहते हो मुझे इशिकाई का कुत्ता बन जाना चाहिए? यह सुनकर वह कहता है, हर हाल में बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है। आपको उन्हें फॉलो नहीं करना है, बल्कि वहाँ पर पहुँचकर आपको उन लोगों को खुद फॉलो करवाने पर मजबूर करना है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वही आने वाला फ्यूचर का बॉस होगा और वहाँ पर आप कब्जा पा लेते हैं, दबदबा कर लेते हैं, तो आपका जो उत्तराधिकारी का जो पावर है वह और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि जो इसी का एक गैंग है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो जो डायरेक्टर है जो इसे मरवाना चाहता है वो साइड तौर पर मरवा रहा है, खुले तौर पर नहीं, क्योंकि वह सभी लोग जानते हैं कि इसका उत्तराधिकारी ये है, मतलब कि जिंदा है, उसे इस तरह खुलेआम नहीं मार सकता है, नहीं मरवा सकता है और इसके पास बचपन में उस समय पावर नहीं था और वह सेकंड मेंबर था, तो उसी ने यहाँ पर गेम को संभाला, सारे बंदे उसी की बात मानते थे, उसी की बात पर चलते थे और जो स्कूल है वह ब्रीडिंग स्कूल है, तो वहाँ पर वे सभी बंदे इस तरीके से उसे मार नहीं सकते खुलेआम। और वह बोल रहा होता है कि वह स्कूल पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़कों को लाकर इकट्ठा करता है और वहाँ पर एक से एक मॉन्स्टर होते हैं। इस इकाई का भविष्य उसी स्कूल पर डिपेंड है। नीमोन उसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है जो वहाँ से ही निकलती है। लेकिन अगर आपके खिलाफ वहाँ के लोग एक साथ हो जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पर भी रहना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यह जाहिर सी बात है। लेकिन आप अगर उन सभी पर नियंत्रित कर लेते हैं, उन सभी को कंट्रोल कर लेते हैं और यह सब कुछ अपने मतलब कि हाल में ले आते हैं, अपनी तरफ ले आते हैं, तो उस स्कूल का हर एक कंट्रोल, आपके आने वाले फ्यूचर का हर एक कंट्रोल पैनल बनेगा और आपके हाथ के पीछे वे लोग चलेंगे। इसीलिए आपको वहीं पर जाना चाहिए। और हम अभी सीन देखते हैं जहाँ पर योची होता है, जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम शिंदो योची है। शिंदो इसके फादर का नाम है। वो कहता है, मैं इस स्कूल में अपने करियर की पहली सीढ़ी शुरू करने के लिए आया हुआ हूँ। और हम देखते हैं इसकी आंखें चमक रही होती है और वह सामने की ओर घूर कर देख रहा होता है और इसके इसी लुक के साथ, इसी सीन के साथ यहाँ पर इसका एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे देखेंगे कि हमारा बंदा 2 साल बाद ट्रेनिंग करने के बाद अपने इस स्कूल में क्या क्या कांड करेगा, कैसे लोगों को हैंडल करेगा और कैसे अपने बाप का बदला लेगा, मतलब सॉरी अपने मदर का बदला लेगा। बाप का भी तो लेना पड़ेगा, दूसरे गैंग के साथ जो उसने भिड़ा था, मारा था, उन लोगों को भी पीटेगा, लेकिन उससे पहले अपने मदर का बदला लेगा उस मिकादो से। तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो।